बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चे जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया था, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो लास्ट जो हम लोगों ने लेक्चर था वहाँ में हम लोगों ने जो है वो कर लिया था बेटा शेयर स्ट्रेन तक, शेयर स्ट्रेस और इलास्टिसिटी वगैरह तक। तो जो हम लोगों ने लास्ट पे था बेटा शेयर मॉडुलस, वो भी देख लिया था। ठीक है, यंग्स मॉडुलस था, बल्क मॉडुलस था और शेयर्ड मॉडुलस था। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली इलास्टिक लिमिट यील्ड स्ट्रेंथ है, कि जो हम लोगों ने कल प्रॉपर्टीज़ देखी थी इलास्टिसिटी की। ठीक है, इलास्टिसिटी हो गई, प्लास्टिसिटी हो गई, प्लास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं। तो ये बेसिकली उसके बारे में है कि एक ऐसा ग्राफ है जो इन तमाम मटेरियल्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, इजीली एक्सप्लेन कर देता है कि इलास्टिक लिमिट या यील्ड स्ट्रेंथ की क्या चीज़ें हैं, ये देखेंगे हम सारा कुछ। तो कहता है जस्ट कंसिडर करो, क्योंकि हमें एक टेंसाइल टेस्ट करना है एक मटेरियल का। हमने एक मेटल वायर ली, ठीक है, कह रहा है जस्ट कंसिडर करो कि हमने क्या किया, एक टेंसाइल टेस्ट के अंदर एक मेटल वायर ली, उसको हम लोगों ने स्ट्रेस अप्लाई की, जिसकी वजह से वो डिफॉर्म हुआ, उसकी डिफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, स्पेसिफाइड डिफॉर्मेशन रेट तक। ठीक है, अब कहते हैं स्ट्रेस जो है उसमें जनरेट होंगी इन द वायर ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन आर कंटिन्यूसली मेजर्ड। और फिर हमने क्या किया कि उस वायर को हम लोगों ने जो स्ट्रेस अप्लाई किया उसको लगातार कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, हम लोग मेजर कर रहे हैं उसको सारे को। ठीक है, उसकी एक एक स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम मेजर करने के बाद हमने क्या किया कि उसका एक ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जिसको हम बोलते हैं, हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है एक्स वाई जेड के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ये एक मेटल वायर ले लिया हम लोगों ने और एक अल्टीमेट मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन होती है, उसमें बेसिकली करता है और ये हमें उस तरह का ग्राफ दे देती है। तो कहता है इसी को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं। जो टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो हमें फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। तो फिर हम ये भी देखेंगे कि डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं। ठीक है, इनकी मटेरियल की टाइप्स भी देखेंगे इस ग्राफ पे। तो इनिशियली आपको ग्राफ जो हमारे पास ये मतलब एक मेटल की वायर को हमने स्ट्रेस अप्लाई की, उसके वजह से जो हमें ग्राफ मिला वो इधर डायग्राम में भी दिया हुआ है। इसमें हमने एक्स एक्सिस पे बेटा स्ट्रेन ली हुई है और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, स्ट्रेस ली हुई है। तो इसके डिफरेंट, इस ग्राफ के डिफरेंट रीजन्स हैं। सबसे पहला जो है हम कंसिडर करते हैं कि ओरिजिन है, ओ से लेकर ए तक का पहला रीजन है, फिर बेटे ए से लेकर बी तक का सेकंड रीजन है, और फिर बी से सी तक का, और फिर सी से डी तक का। तो हर रीजन की अपनी अपनी खसूसियत है, प्रॉपर्टीज़ है स्ट्रेस स्ट्रेन में। तो हम ये देखेंगे कि भाई ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला जो है प्रोपोर्शनल रीजन, जिसको हम ओ से लेकर ए तक कह देते हैं। ठीक है, ओ से ए तक जो है ये प्रोपोर्शनल रीजन है। अब इसकी वजह भी है प्रोपोर्शनल रीजन कहने की, रीजन कि इसमें अगर आप देखेंगे जितनी आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो उतनी ही स्ट्रेन भी इंक्रीज़ करती है। मतलब लीनियरली या प्रोपोर्शनली है कि जितनी आप स्ट्रेस इंक्रीज़ करते हो उतनी ही स्ट्रेन भी क्या होती है, साथ साथ इंक्रीज़ होती है। तो ये ओ से लेकर जो ए का रीजन है इसको हम फिर प्रोपोर्शनल रीजन बोल देते हैं, इसी वजह से, क्योंकि हमारी स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल। जितनी स्ट्रेस अप्लाई की उतनी ही क्या है, वो स्ट्रेन है। तो ये चीज़ कह रहा है कि स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड लीनियरली विद द स्ट्रेन। तो जो जो स्ट्रेन इंक्रीज करती है वैसे वैसे क्या है, लीनियरली क्या स्ट्रेन वो क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। कि कहाँ, किस पॉइंट तक, पॉइंट ए तक। इस वजह से हम ओ से लेकर ए तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के जो एरिया उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट बोल देते हैं। ठीक है, ये ए जो है ये प्रोपोर्शनल लिमिट हो जाता है, जो पॉइंट ए है उससे आगे ये प्रोपोर्शनल नहीं रहता। तो डेफिनेशन जो प्रोपोर्शनल लिमिट की अगर हम करें तो ये कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस, कि सबसे हाईएस्ट वो स्ट्रेस है जो कि मटेरियल जो है क्या कर सकता है, अपनी सीधी प्रोपोर्शनल लाइन को छोड़े बगैर बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, इससे आगे अगर जाएगा तो वो बेसिकली क्या कहता है कि हम अपनी ये जो स्ट्रेट लीनियर कर्व है इसको क्या कहते हैं, डेविएट कर जाएगा और वो इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बट इसी रीजन के अंदर जो है बेसिकली प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर हम हुक्स लॉ भी कहते हैं। हुक्स लॉ ये कहता था कि जितनी हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतनी ही ज़्यादा डिफॉर्मेशन होती जाती है। मतलब इलास्टिक के बारे में उसने बताया था, या स्प्रिंग के बारे में, कि जितनी हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी या उतनी ही ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगी। तो हुक्स लॉ व्हिच स्टेट्स दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेन होगी, ये हुक्स लॉ था। तो बेसिकली ये प्रोपोर्शनल लिमिट का जो रीजन है ओ से लेकर ए तक, इसी के अंदर हुक्स लॉ भी एप्लीकेबल है। ठीक है, इससे आगे में भी ये जो है एप्लीकेबल ना रहे, लेकिन ये इलास्टिक लिमिट के अंदर, ये इलास्टिक लिमिट कह रहा हूँ, प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर हुक्स लॉ भी एप्लीकेबल इज ओबेड इन द रीजन ओ ए, और सिर्फ इसी रीजन ओ से लेकर ए तक में ओबे किया जाता है। डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल फ्रॉम ओ टू ए इज टेम्परेरी एज द मटेरियल कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। मतलब कहता है कि इसमें जो तब्दीली आ रही है वो टेम्परेरी है।
कैसे कि जितनी देर तो तुम लोगों ने फोर्स अप्लाई करके रखी है वो क्या इंक्रीज़ करेगी उसकी स्ट्रेस, लेकिन जैसे तुम लोगों ने फोर्स रिमूव की वो क्या करेगा, वो वापस अपनी असली हालत में चला जाएगा। तो ये किसको बोलते हैं, टेम्परेरी डेफॉर्मेशन, या इसको हम इलास्टिक डेफॉर्मेशन भी बोलते हैं। कि इलास्टिक भी तो यही होती है ना कि खींचा जैसे छोड़ा अपनी असली हालत में वापस चला गया। तो सेम चीज़ है, हुक्स लॉ भी बेसिकली प्रोपोर्शनल रीजन के अंदर या प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इससे आगे जो रीजन स्टार्ट हो जाता है ए से ऑनवर्ड, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रेस अप्लाई करके पूरी की पूरी कवर है, तो ओ से लेकर ए तक तो मैं पता है कि लीनियर है। अब ए से आगे है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी रीजन या इलास्टिक रीजन। इसमें क्या होता है कि जब हम ए से बी तक स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जिस तरह ओ से लेकर ए तक आके जैसे ही हमने फोर्स या स्ट्रेस रिमूव की तो वापस क्या करेगा, वो अपनी ओरिजिनल हालत में चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वो कहता है ये इंक्रीज फर्दर क्या है, बी तक भी ऐसा होता है। हाँ, ए तक वो ए से आगे प्रोपोर्शनल नहीं रहता बट इलास्टिक रहता है। कि अगर आप लोगों ने क्या किया कि ओ से लेकर बी तक का जो रीजन है कि इस बी पॉइंट तक अगर आपने फोर्स अप्लाई की और फिर रिमूव कर ली तो वो क्या करेगा, वो वापस अपनी इनिशियल हालत में वापस चला जाएगा। द कर्व विल बी रिट्रेस्ड एंड द मटीरियल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो कहता है वो यही कहता है कि बी तक वो अपनी ओरिजिनल लेंथ चला जाएगा। इसी वजह से जो पॉइंट बी है हम उसको यील्ड पॉइंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट बोलते हैं हम लोग अपने पॉइंट बी को, कि यहाँ तक वो क्या कर सकता है, वो बर्दाश्त कर सकता है। और इसी यील्ड पॉइंट को हम यील्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं, या बेटा इलास्टिक लिमिट बोल देते हैं। मतलब ये इलास्टिक लिमिट है कि ये हद लग गई कि इससे आगे अब वो इलास्टिक नहीं रहेगा, ठीक है। जिस तरह स्प्रिंग है आपने देखा अगर छोटा लिया है कि खास हद तक तो उसको खींच के जब छोड़ो तो वापस अपनी असली हालत में चला जाता है, लेकिन उससे आगे अगर आप फोर्स अप्लाई कर दो तो अपनी असली हालत में वापस नहीं जाता। तो वो पॉइंट जो है वो बी पॉइंट है, ये इलास्टिक लिमिट है। इससे आगे अगर आपने फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई की तो वो क्या करेगा, अपनी असली हालत में वापस नहीं जाएगा। तो ये स्ट्रेस या इलास्टिक लिमिट की जो डेफिनेशन है क्या है, इलास्टिक लिमिट इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस। कहता है ये इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट है, वो स्ट्रेस का वो पॉइंट है जो कि मटेरियल जो है अपनी हालत में परमानेंट डिफॉर्मेशन करवाए बगैर बर्दाश्त कर सकता है। तो इंड्योर का मतलब होता है बेटा बर्दाश्त करना। कि कोई भी मटेरियल है, मिसाल के तौर पर ये जो ग्राफ अभी बताया ये एक मेटल वायर का है, ठीक है। तो वो यही कहता है कि भाई बर्दाश्त किए बगैर बर्दाश्त कह रहा हूँ कि अपनी असली शक्ल जो है तब्दील किए बगैर जो उनसा है जो मैक्सिमम हद तक वो स्ट्रेस जो है बर्दाश्त कर सकता है, डेट इज़ कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट बेटे आगे बी से आगे जो रीजन आपका शुरू होता है डेट इज़ कॉल्ड प्लास्टिसिटी रीजन, ठीक है। ओ से लेकर बी तक का, ओ से लेकर ए तक का था प्रोपोर्शनल रीजन और ओ से लेकर बी तक का था इलास्टिक रीजन, ठीक है। आज बी से जो आगे जो बी से सी तक का जो रीजन है ये बेटा प्लास्टिक रीजन है। अब प्लास्टिक रीजन क्या है वो देखें, कहता है कि भाई इसमें होता क्या है कि अगर आप इलास्टिक लिमिट से फर्दर स्ट्रेस को और इंक्रीज करो तो अब क्या होना शुरू हो जाएगा, अब आपके मटेरियल की या मेटल की जो शक्ल है वो परमानेंटली तब्दील होना शुरू हो जाएगी, मतलब डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो जिस तरह प्लास्टिक के मटेरियल आप क्या है शापर देख लो, अगर प्लास्टिक का या कोई भी चीज़ लो तो उसको जितनी तुम फोर्स लगा के बड़ा करते हो तो वो क्या कहता है वापस अपनी असली हालत में नहीं जाता, बल्कि उसी हालत में रहता है जहाँ तक तुमने उसको छोड़ा है। तो बेसिकली ये बी से लेकर सी तक है, ये यही पॉइंट है कि ये प्लास्टिसिटी का रीजन है, ठीक है। ये क्या है, ये प्लास्टिसिटी है, ये प्लास्टिक रीजन है कि आप इसमें कोई भी अगर तब्दीली चेंज आती है तो वो परमानेंट जो चेंज उसमें आएगी। द रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी रिप्रेजेंटेड बाय द पोर्शन ऑफ द कर्व फ्रॉम बी टू सी। तो बी से सी तक जो है वो बेसिकली प्लास्टिक रीजन है। तो कहते हैं इसकी जो अगली लिमिट है पॉइंट सी, वो क्या चीज़ है, वो रिप्रेजेंट करता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को। किसको, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को। तो ये भी हम देखेंगे कि ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है क्या चीज़। यूटीएस क्या है, कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड। तो असल में अब वो अल्टीमेट टेंसाइल क्या, ये मटेरियल की वो हद आ गई है कि ये मैक्सिमम यहाँ तक वो क्या कर सकता है, स्ट्रेस को या फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो उसको बर्दाश्त कर सकता है। इससे आगे उसके फ्रैक्चर या टूटने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। ऑन द पॉइंट सी कोरस्पॉन्डिंग टू यूटीएस इज क्रॉस्ड द मटेरियल ब्रेक्स एट द पॉइंट डी। तो कहता है अगर आप क्या करोगे पॉइंट सी से आगे चले जाओ, ठीक है, पॉइंट सी से आगे चले जाओ तो क्या होगा कि पॉइंट डी पे पहुंच के आपका मटेरियल जो है वो फ्रैक्चर हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, वो टूट जाएगा आपका मटेरियल, ठीक है। तो अब कहता है इसी जो प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम लोगों ने मटेरियल को क्लासीफाई किया हुआ है इस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बेस पे ऊपर।
उनमें दो हैं। सबसे पहला जो है बेटा वो है डक्टाइल, जो अभी हमने ऊपर देखा भी था कि डक्टाइल या मटेरियल्स क्या होते हैं। तो कहते हैं वो मटेरियल्स जो क्या सब्सटेंस दैट अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल द ब्रेक आर कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल। आप ये कह सकते हो कि उनमें ये जो बी से लेकर सी तक का रीजन है ये काफ़ी बड़ा होता है, मीन्स कि वो टूटने से पहले अच्छी खासी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर जाते हैं। मिसाल के तौर पर लेड है, कॉपर है, आयरन है, ये सारे डक्टाइल मटेरियल्स हैं। ये प्लास्टिक को देख लो, आप खींचते जाते हो वो बढ़ता जाता है, उसकी शक्ल क्या लगातार तब्दील होती जाती है, लेकिन वो टूटता नहीं है। तो ऐसे मटेरियल जो जल्दी टूटे ना, ठीक है, टूटने से पहले पहले वो क्या करना है कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर जाएँ, उनको हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। इसके अलावा बेटा एक और दूसरी टाइप है मटेरियल की, वो है ब्रिटल। अब ये कहता है कि इसमें क्या होता है कि उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का जो बी से लेकर सी तक का एरिया वो होता ही नहीं, ठीक है। वो क्या करता है, वो डायरेक्ट जो है इलास्टिक लिमिट ख़त्म हुई, साथ ही वो सीधा डी टूट जाता है। तो द सब्सटेंस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, कि जैसे ही इलास्टिक लिमिट बी ख़त्म हुई, ठीक है, उसमें कहीं सी पॉइंट नहीं आता, वो डायरेक्ट डी पे मतलब वो टूट ही जाता है। अब इसकी एग्जांपल आपका शीशा है, ठीक है, ये हाई कार्बन स्टील है, ये ब्रिटल मटेरियल्स हैं कि ये टूट जाते हैं, बट इसकी शक्ल, इनकी लेंथ इंक्रीज़ नहीं होती, या इनकी इलास्टिक लिमिट से आगे जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो नहीं होती है, ब्रेक करते हैं। तो नेक्स्ट बेटा स्ट्रेन एनर्जी डिफॉर्म मटेरियल, क्या अगर मटेरियल डिफॉर्म हो गया उसमें हमने स्ट्रेन एनर्जी जो है कैलकुलेट करनी है, ये होती क्या है या क्या चीज़ है। तो कहते हैं स्ट्रेन, सबसे पहले तो स्ट्रेन एनर्जी क्या चीज़ है, कहते हैं द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटेरियल। आप देखो कि जब आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो मटेरियल के अंदर, तो वो भी उसके मटेरियल के एटम्स के अंदर एज ए मतलब वर्क कर रहे हो ना आप उस पर, तो वर्क कर रहे हो, तो वही क्या इसमें एनर्जी चेंज हो रही है। तो कहता है वही बात कहता है द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल टू डू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर आप बेटा स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, उसके एटम्स जो मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिल रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं। तो अगर वो अपनी पोजीशन से हिल रहे हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है ना, जो पोजीशन की वजह से। और ये किस वजह से हिल रहे हैं, हम वर्क करने की वजह से, मतलब कि हमारा वर्क जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। इसी वजह से, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से वो चेंज होता है और उसमें ये जो स्ट्रेस है ये एज ए एनर्जी स्टोर हो जाती है, इस वजह से हम इसको स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। तो ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, ठीक है, एक मटेरियल के, एक वायर के बारे में। तो पहले क्या कहता है कि भाई पॉइंट ओ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया हम अप्लाई करते जा रहे हैं। जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी लेंथ आप देखें, एक्स एक्सिस पे जो है वो लेंथ है और वाई एक्सिस पे बेटे फोर्स है। तो लेंथ क्या कहता है, जो ही हम फोर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ भी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। अब जीरो से कहाँ पे पहुँच गई है, वो L1 लेंथ तक पहुँच चुकी है एफ़ के साथ, ठीक है, F1 के साथ। जो आपके F1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, लेंथ L1 है। इसी तरीके से अगर हम फोर्स और बढ़ाएं तो हमारी लेंथ क्या करेगी, और इंक्रीज़ कर जाएगी, और ये लेंथ 2 तक चले जाएगी, पॉइंट डी तक, ठीक है। तो यही चीज़ कहता है, ग्राफ आगे चलते चलते फिर एंड पे जाके हमें हो सकता है कि आपका ग्राफ कांस्टेंट हो जाए, चेंज ना हो, ठीक। अब ये कहता है कि अभी कंसीडर करें एक वायर है, हमने उसको एक एंड से क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। अब यही जो ग्राफ जो हमने प्लॉट किया हुआ है ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई वो ग्राफ किसके बारे है। तो कहता है कि हम एक वायर है, हमने कंसीडर किया, उसका एक सिरा हमने क्या किया हुआ है, एक जगह पे बांध दिया, फिक्स कर दिया हुआ है, और दूसरे सिरे से हम उसको खींचना शुरू, स्ट्रेच करना शुरू कर दिया है। कनेक्टिंग अ वेट इट्स लोअर एंड, कैसे कि भाई उसके हमने वजन बांध के उसके साथ हमने उसको खींचना शुरू कर दिया। द सस्पेंड वेट एक्ट्स एज अ स्ट्रेचिंग फोर्स। तो असल में वेट क्या होता है, वो भी तो फोर्स होता है। वो यही अंदाज़ा लगाना चाह रहा है कि जो वो वजन हम साथ लटका रहे हैं वो बेसिकली स्ट्रेचिंग फोर्स है जो उसको खींचती है। द एक्सटेंशन इन अ वायर इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेचिंग फोर्स। तो जितना हम वजन उधर बढ़ाते जाएंगे तो उसमें तनाव जो है, टेंशन जो है, स्ट्रेस, वो भी क्या है, स्ट्रेच, वो इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये वही ग्राफ जो आपके मैंने पहले बताया, ये उसके बारे में है कि ये वाला ग्राफ आपके सामने आ जाएगा कि जितनी फोर्स इंक्रीज करोगे उतनी, जितनी मतलब आप वेट या फोर्स इंक्रीज करोगे उतनी ही लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी आपकी। अब कहते हैं इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट द फोर्स इज कांस्टेंट इन प्रोड्यूसिंग एक्सटेंशन L1। तो अगर जो आपके पास गौर करो कि जो L1 तक जो इंक्रीज किया है, तो कहता है कि तकरीबन क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है, बट इज चेंजिंग लीनियरली फ्रॉम 0 टू F1। लेकिन कहता है कि भाई 0 से लेकर F1 तक जो है हमारी फोर्स वो लीनियरली इंक्रीज करती है, ठीक है। तो कहता है कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वर्क डन फॉर द एक्सटेंशन L1, कि अगर हमने L1 तक लेंथ इंक्रीज करने के लिए वर्क डन फाइंड करना है किस फोर्स की वजह से, कोई भी सर्टेन फोर्स F1 है, हमने कह दिया कि ठीक है L1 तक जो इंक्रीज कर रही है जो फोर्स वो F1 है। तो कहता है इट इज़ कन्वीनियंट टू फाइंड द वर्क डन बाई ग्राफिकल मेथड। ज़्यादा बेहतर है कि जब हमारे पास ग्राफ आ चुका है तो आपने
बच्चे लास्ट किया हुआ फर्स्ट ईयर के अंदर कि आप कोई भी ग्राफ अगर हो किसके दरमियान, फोर्स के दरमियान और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो आप उधर से क्या कर सकते हो, उसका वर्क डन फाइंड कर सकते हो। तो बेसिकली अगर हमने वर्क डन फाइंड कर लिया तो वो वर्क ही क्या है, एनर्जी हो जाएगी हमारे पास। वर्क और एनर्जी सेम चीज़ें, तो वही वर्क क्या है, बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी होगी। तो उस काम के लिए क्या कहता है कि भाई हमने L1 तक जो डिस्टेंस कवर किया है F1 की वजह से, तो बी इक्वल टू द, अब कहता है कि अगर हमने वर्क डन फाइंड करना है तो ये जो ग्राफ है ना आपका पूरा का पूरा, इसके नीचे का जो एरिया है, कहता है इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। तो आपके पास जो ट्राइंगल ओ ए बी बन रही है, कहता है इसका अब एरिया फाइंड कर लो, तो आपको ये क्या बता देगा, आपको ये वर्क डन ही दे देगा। तो उसके लिए क्या कहता है, भाई वर्क डन ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, तो यही है कि वर्क डन किसके को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। तो ये ओ ए और ये बी है, ये ट्राइंगल बन रहा है, तो कहता है आप इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लो। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला कहता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। तो बेस इसमें क्या है, ओ ए, और एल्टीट्यूड क्या है बेटे, ए बी है। तो बेसिकली कहता है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ओ ए जो है आपका अल्टीट्यूड है और ए बी क्या आपके पास है, अल्टीट्यूड है, और ओ ए आपके पास बेस है। तो जो ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस है उसको हमने क्या हुआ, लेंथ 1 L1 क्या हुआ है, और बेटे ए से लेकर बी तक अगर गौर करो बिल्कुल सिमिलर, वो F1 हमने कह दिया हुआ है। तो बेसिकली जो वर्क डन है वो हमारा क्या है, 1/2 F1 इंटू L1, ठीक है। तो यही वर्क डन क्या है हमारी असल में स्ट्रेन एनर्जी है, जो कि उसमें स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से उस वायर के अंदर स्टोर हुई है, ठीक है। अब कहता है भाई अगर हम लोगों ने इसी एक्सप्रेशन को, स्ट्रेन एनर्जी के एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस जो हमने पीछे किए थे, यंग्स मॉडुलस वगैरह, उनकी टर्म्स में अगर लिखना है तो फिर क्या करेंगे। तो कहता है भाई हमें पता है कि जो ए जो है वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर है, और एल क्या है, उसकी लेंथ है। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वायर है वो कैसे डिस्क्राइब करेगा, कि हमें पता है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपको डेफिनेशन पता है कि वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है। तो बेसिकली हमने भी यही करना है कि हमने इस वायर के लिए स्ट्रेस भी फाइंड कर लेनी है और स्ट्रेन भी फाइंड कर लेनी है। तो हमारे पास स्ट्रेस क्या है बेटा, फोर्स F1 ए, क्योंकि आपका पता है कि वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो चेंज नहीं होना, वो तो सेम रहना है। हाँ, लेंथ चेंज हो सकती है, L1 जो है ये चेंज इन लेंथ है कि इतनी इंक्रीज हुई है, और ओरिजिनल लेंथ जो है वो भी चेंज नहीं होनी, वो तो आपके पास बेटा सेम रहनी थी, L जो है जो कंसिडर की है हम लोगों ने, ठीक है। इस तो ये तो कि हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया तो हमारे पास E = F1L/A/L1। अब बच्चे क्या है कि पिछले आपने भी टॉपिक के अंदर क्या है, इसमें से कौन सी वैल्यू फाइंड की हुई है, आपने F1 की वैल्यू फाइंड निकाल ली, यहाँ पे बाहर निकाल ली। अब इलास्टिसिटी का मॉडुलस है, ठीक है, F1 इसमें से निकल आया। अब वैल्यू जो है स्ट्रेन एनर्जी की, ठीक है, उसमें से क्या किया हम लोगों ने, L1 F1 है, ठीक है। तो वो कहता है कि निकाल को उसको सब्स्टिट्यूट करो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या, स्ट्रेन एनर्जी के अंदर F1 की वैल्यू ना, देखें अगर देखो तुमने क्या किया, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, फाइंड किया इन्हीं स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से। अब कहता है इसमें से हमने F1 की वैल्यू को निकाला, तो इसी F1 की वैल्यू को हम लोगों ने किधर यूज़ करना है, स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन के अंदर जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास 1/2 L1 EA/L1 ओवर कैपिटल है। तो बेटा L1 का स्केयर आ गया ये। तो यही वो क्या कहता है, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये स्ट्रेन एनर्जी की वो इक्वेशन है जो कि इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। L1 जो है ये चेंज इन लेंथ है कि उसकी लेंथ इंक्रीज कितनी हुई है, ए उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और कैपिटल L उसकी एक्चुअल लेंथ है उस वायर की, ठीक है, जो ओरिजिनल जहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक। ओके बच्चे, तो ये तो आज का स्ट्रेन एनर्जी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग पे इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो देखेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।